और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेवन सीड किंग जैसे ही दोबारा अटैक करने को सोचता है, तभी दूर एक पहाड़ी पर बिजलियां चमकते हुए दिखती हैं और इसके बीच में एक बंदा खड़ा था जो कि इन्हीं की तरफ अब आगे बढ़ रहा था। और ये कोई और नहीं बल्कि थंडरबोल्ट मास्टर थे। अब आगे सेवन सीड किंग, इसके अंदर भय को देखा जा सकता था और अचानक से मास्टर गायब होते और सीधा इन लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं। लिंगडोंग भी थंडरबोल्ट मास्टर को देखकर हैरान था। फ्लेम मास्टर ने इनके बारे में से बताया था, जो कि 8 एंशिएंट मास्टर्स में से एक है। इनकी स्पीड फ्लैश के जैसी थी। थंडरबोल्ट मास्टर एक मिडिल एज्ड मैन दिख रहे थे और बॉडी इनकी हैवीली बिल्ट थी और आसमान में भी कड़कने वाली बिजलियां और भी ज्यादा घनघोर हो जाती हैं। और उसके बाद ये सेवंथ सीड किंग की तरफ देख कर कहते, मैं तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर होगे। सेवंथ किंग कहता है, तुम सच में काफी परसिस्टेंट हो। अब थंडरबोल्ट मास्टर इससे कहते हैं, क्योंकि अब मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तो तुम्हारे बाकी साथी कहाँ पर छिपे हुए हैं वो भी बता दो। सेवंथ किंग कहता है, तो तुम हमारे डेमन प्रिजन से अकेले फाइट करना चाहते हो, इतना भी तुम पावरफुल नहीं हो। थंडरबोल्ट मास्टर कुछ बोलते नहीं, अपने पाम पर लाइटनिंग पावर को इकट्ठा करते हैं और इनसे ये 6 लाइटनिंग क्लस्टर्स बॉल बनाते और सेवंथ किंग की तरफ इसे लॉन्च कर देते हैं। सेवंथ किंग भी एक डेविल आर्मर अपने बॉडी पर बनाता है और साथ में एक पंच भी इन अटैक्स पर लॉन्च करता है। हालांकि सेवंथ किंग इन अटैक्स को ब्लॉक तो कर देते, क्योंकि एक लाइटनिंग बॉल इस पर आई रहती है। बाकी जो 5 रहती हैं, वो जो 5 यमोस किंग थे उनकी तरफ गई थी और ये पांचों इस समय चीखने लगते, इनकी बॉडी गलना भी शुरू हो जाती है। ये पांचों जो कि रिनकार्नेशन लेवल पर पहुंच चुके थे, एक ही अटैक में मारे जाते हैं। लिंगडोंग हैरान था। इधर सेवंथ सीड किंग, इसे गुस्सा आ रहा था। ये फिर से बोलने की कुछ कोशिश करता। थंडरबोल्ट मास्टर कहते हैं, जल्दी से बता दो तुम्हारे बाकी साथी कहाँ पर है, नहीं तो फालतू में तुम भी अब मारे जाओगे। और ये खास करके एक हेवन सीड किंग था, उसके बारे में पूछ रहे थे। सेवंथ किंग कहता है, हेवन सीड किंग, लास्ट टाइम तुम उसके द्वारा लगभग मारे जा चुके थे, फिर भी तुम्हें उससे फाइट करना है। थंडरबोल्ट मास्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। ये कदम आगे बढ़ाते हैं। सेवंथ किंग समझ जाता है, ये पीछे हटने को देख, पर थंडरबोल्ट मास्टर इसे कहते हैं, तुम काफी स्लो हो। सेवंथ किंग के बाजू में एक स्पेस में क्रैक आता है और यहाँ से थंडरबोल्ट मास्टर निकलते हैं और एक खतरनाक लेवल का पंच सेवंथ किंग को मार देते हैं, जिसमें कि लाइटनिंग पावर मिक्स था। सेवंथ किंग कोशिश करता है, पर इस बार ये नाकामयाब था और ब्लैक ब्लड की उल्टी इसकी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि इसका जो डेविल आर्मर था वो लिंगडोंग ने पहले ही तोड़ दिया था, इसके वजह से इसका डिफेंस अब बहुत कमजोर था। फिर भी इस टूटे हुए आर्मर को ये यूज कर रहा था। थंडरबोल्ट मास्टर बोलते हैं, बहुत समय हो गए, पर तुम अभी भी इस तुम्हारे टॉर्टोइज सेल पर डिपेंडेंट हो। इनका एक सीधा सीधा कहना था कि तुम्हारी आर्मर कितना भी स्ट्रांग हो, पर मैं तुम्हें अब मार दूंगा। सेवन सीड किंग अब तुरंत ही अपने हैंड साइंस मूव करता और इसके जैसे 12 लोग बन जाते हैं और ये 12 अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। और क्योंकि सभी की ऑरा सेम थी, बेसिकली सेवंथ किंग ने यहाँ पर इल्यूजन यानी शैडो क्लोन अपने क्रिएट किए थे। थंडरबोल्ट मास्टर, अपन इन्हें थंडर मास्टर ही कहेंगे। तो थंडर मास्टर जब इस सीन को देखते तो अचानक से गायब हो जाते हैं। लिंगडोंग इन्हें देख रहा था। ये देखता है कि थोड़े ही समय में यह टेलीपोर्ट होकर एक ब्लैक फिगर के सामने प्रकट होते हैं और एक पंच में उसे फोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरे फिगर के, ऐसे करके सभी फिगर्स को ये मारते जाते हैं और इनकी स्पीड सच में काफी तेज थी, लाइक 4th होकर आगे ये खुद को टेलीपोर्ट कर लेते थे। आखिरी जो ब्लैक फिगर था, शायद जब इस पर ये पंच मारते हैं तो वो एक्सप्लोड नहीं करता है, बल्कि दूर जाके गिरता है। थंडर मास्टर हंसने लगते हैं कि मेरी नजरों से तुम भागने को देख रहे थे और क्योंकि तुम बताना नहीं चाहते हो कि डेविल प्रिजन कहाँ पर है, तो अब तुम्हें मार देता हूँ। ये अपने हैंड साइंस को मूव करते हैं और पूरे स्पेस को थंडर पावर से भर देते हैं और लगातार एक के बाद एक बिजलियां सेवंथ किंग पर गिरने लगती है। सेवंथ किंग भी अपने डेमोनिक ऑरा को बढ़ाता है। अब ये जैसे ही लाइटनिंग सील अटैक इसके बॉडी पर गिरने वाला था, स्पेस अचानक से 10,000 फीट के एरिया में फट जाता है और वहां से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकल गई। ये वाले अटैक को यानी लाइटनिंग सील अटैक को डिसॉल्व कर देता है। लिंगडोंग वगैरह भी चौंक जाते हैं कि ये कौन आ गया और एक आवाज आती कि थंडर मास्टर, लंबे समय हो गए, पर तुम अभी भी पहले जैसे ही रूथलेस हो। और ये बंदा स्माइल करता है। अभी तक तो इसका बस हाथ दिख रहा था। थंडर मास्टर इसे पहचान जाते और कहते हैं, तो 5th सीड किंग तुम आ ही गए। 5th किंग कहता है कि थंडर मास्टर, अगर तुम ट्राई भी करो तो मैं इसे बचा के तो भाग ही सकता हूँ, और वैसे भी हमारा बैटल होने ही वाला है, तो उस समय का वेट करो। ये बंदा हंस रहा था। उसके बाद ये जो 5th किंग था वो लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है, तो तुम्हारा नाम लिंगडोंग है, तुम इस बार अपने को लकी समझना, पर अगली बार नहीं। और उसके बाद ये 7th किंग को लपेटता है और यहाँ से गायब हो जाता है। क्रैक अभी भर ही रहा था, तभी थंडर मास्टर इस पर एक पंच मार देते हैं। 5th किंग कहता है, तुम पहले के जैसे अभी भी रूड हो, अभी मैं बोल रहा हूँ कि फाइट करना नहीं है, और अगली बार जब हम यमोस बाहर आएंगे तो पिछले बार वाला बैटल जो हम जीत नहीं पाए थे, इस बार उसे खत्म कर देंगे। 5th किंग एक डेविल लोटस से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जो कि थंडर मास्टर का एक लाइटनिंग लाइन अटैक था। ये स्पेस जब भर रहा था तो थंडरबोल्ट मास्टर एक हल्का सा लाइटनिंग पावर इस स्पेस में भेज देते हैं,
उसके बाद ये पलट करके लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते तो तुम्हारा नाम लिंगडोंग है, फ्लेम मास्टर ने मुझे बताया था, और तुम्हारे पास मेरा थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल भी है, मतलब तुम उसके अगले ओनर हो। लिंगडोंग बस हाँ में सर हिलाता है और इन्हें थैंक्स बोलता है कि आपने हमारी हेल्प की। ये कहते हैं कि यीमो को मारना तो हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, तो थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये कहते हैं कि काफी सरप्राइजिंग बात है कि तुमने सेवेंथ किंग का डेविल आर्मर ब्रेक कर दिया अपने इस स्ट्रेंथ के साथ, जैसा कि फ्लेम मास्टर ने कहा था, तुम सच में वैसे ही हो। ये भी इस समय आश्चर्यचकित थे। लिंगडोंग जानता था कि इसने दोनों एंसेस्ट्रल सिंबल के साथ वो जेनिथ पावर हल्का सा जो इसने अभी तक फील किया था उसको यूज किया था, तब जाके ये सेवेंथ किंग को इंजर्ड कर पाया था। थंडर मास्टर इसे कहते हैं, क्या मैं थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल को देख सकता हूँ? इनकी वॉइस थोड़ी सॉफ्टर थी। लिंगडोंग थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल को निकालता है और इनकी तरफ लॉन्च कर देता है। थंडर मास्टर एंसेस्ट्रल सिंबल को देख कर कहते, लंबा समय हो गया मेरे मित्र, क्योंकि ये एक एंसेस्ट्रल सिंबल है तो इसके अंदर भी एक स्पिरिट होती है और दोनों हल्का सा लगता है एक दूसरे से बात करते हैं। थोड़ी देर देखने के बाद ये एंसेस्ट्रल सिंबल को लिंगडोंग को दे देते हैं। लिंगडोंग इनसे कहता है, आप इसके पहले ओनर हो, क्या आप इसे लेना नहीं चाहते हो? थंडर मास्टर इससे कहते हैं कि हाँ, हमारा इन 8 एंसेस्ट्रल सिंबल के साथ एक कनेक्शन है बहुत बड़ा, पर ये हमारा शुरू से नहीं था, इसे हमारे मास्टर ने बनाया था और तुम इसके अगले ओनर हो। जो भी एंसेस्ट्रल सिंबल्स हैं उनके पास अधिकार है अपने मास्टर्स को चुनने का, और एंसेस्ट्रल सिंबल की चॉइस कभी गलत नहीं होती। यह स्माइल करते हैं और तुम्हें हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तुमको ऐसा लगता होगा कि एंसेस्ट्रल सिंबल्स के बिना हम वीक हैं, पर ऐसा नहीं है। एंसेस्ट्रल सिंबल से हमारा पावर थोड़ा एम्पलीफाई तो हो ही जाता है, और क्योंकि हम इसे लंबे समय तक यूज करते थे तो इसके पावर्स हमारे बॉडी में स्टेबलाइज हो चुके हैं। लिंगडोंग को समझ में नहीं आता है। उसके बाद थंडर मास्टर अपना हाथ आगे बढ़ाते और उसमें एक पावर प्रकट होता जो कि सेम था एकदम थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल के जैसा। इनका कहना सीधा सीधा था कि तुम हमको भी एक एंसेस्ट्रल सिंबल ही समझ सकते हो जो कि ह्यूमन के रूप में है, मतलब हमारे पास ये हो या ना हो, हमारे पास इसका पावर है। अब जाके लिंगडोंग को समझ में आता है कि क्यों, मतलब फ्लेम मास्टर और थंडर मास्टर ये लोग जागने के बाद अपने एंसेस्ट्रल सिंबल्स को ढूंढने क्यों नहीं, क्योंकि इनका पावर तो इनकी बॉडी में पहले से ही अब मर्ज हो चुका है। और ये बताते हैं कि जो इस एंसेस्ट्रल सिंबल को फुल पावर तक यानी मैक्सिमम मास्टर कर लेता है, वही इसके बिना रहते हुए भी इसके पावर को यूज कर सकता है। और ये कहते हैं शायद तुम भी उस लेवल पर फ्यूचर में पहुंच पाओ, और क्योंकि तुम्हारे पास 2 एंसेस्ट्रल सिंबल है तो ये मर्ज होंगे जब तुम्हारे बॉडी में इनका पावर, तो क्या होगा मुझे भी नहीं पता। फिर ये कहते हैं कि फ्लेम मास्टर ने मुझे आइस मास्टर के बारे में बताया था। लिंगडोंग अब थोड़ा सा स्तब्ध हो जाता है। लिंगडोंग देखता है इस समय किंगजू की तरफ, ये चुपचाप खड़ी थी, ऐसा लग रहा था इसने कुछ सुना ही नहीं है। ये कहते हैं फिर मुझे लगा नहीं था कि मेरी लिटिल जूनियर सिस्टर किसी के प्रति इतना इमोशनल हो जाएगी, क्योंकि वो पहले से थी नहीं। लिंगडोंग कहते हैं वो नहीं है, कहने का मतलब वो अब हुआन है। पर ये कहते तुम कुछ भी करो उसे इस बैटल में तो भाग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को उसकी जरूरत है। लिंगडोंग कहते हैं मैं अपने मेथड से उसके भार को खुद उठाऊंगा। थंडर मास्टर जानते थे कि ये बंदा यही बात कहेगा, पर इस बार ये कुछ बोलते नहीं है। अब लिंगडोंग टॉपिक चेंज करता है और पूछता है अब आप कहाँ जा रहे हो? थंडर मास्टर कहते हैं मैंने सेवेंथ किंग एक लाइटनिंग सील लगा दिया है, तो मैं उनके लोकेशंस की तरफ मूव करूंगा। लिंगडोंग कहता अकेले, क्योंकि डेविल प्रिजन भी नॉर्मल कोई लोग नहीं है वहाँ पर, जैसे कि 5th सीट किंग, फिर 4th किंग होगा, ऐसे करके बहुत होंगे। 5th किंग शायद तीनों टर्बुलेशंस को पार कर चुका है इनकारनेशन के। थंडर मास्टर कहते हैं अरे वो लोग भी, जैसे हम लोग इंजर्ड हुए थे उस बैटल में, तो वो भी इंजर्ड हुए थे, इसलिए वो अभी तक हाइड हो रहे थे। और थंडर मास्टर कहते हैं कि मान लो मैं मुसीबत में पड़ भी गई, तो अगर उनका हेवन किंग भी है तो वो भी मुझे भागने से नहीं रोक सकता, क्योंकि इनकी स्पीड 8 एंसेंट मास्टर्स में सबसे ज्यादा थी। लिंगडोंग कहते हैं ये हेवन किंग कौन? तो ये बताते हैं कि वो डेविल प्रिजन का बॉस है, येमो एम्परर के बाद 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा। मेरी उससे फाइट भी हुई थी, पर उस समय मैं उसका मैच नहीं था। पर जब उसकी फाइट जूनियर सिस्टर से हुई तो वो इंजर्ड हो गया था, और शायद वो अभी भी रिकवर हुआ नहीं होगा। अब ये समझ जाता है लिंगडोंग कि जब हेवन किंग आएगा यानी आइस मास्टर हुआन को फाइट करने जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब लिंगडोंग को जल्दी से स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। अब थंडर मास्टर कहते हैं मैं निकल रहा हूँ और तुम भी सावधान रहना। अब लिंगडोंग वगैरह डार्कनेस सिटी में एक दिन रुकते हैं। डार्कनेस पैलेस किंग टान के अब कंट्रोल में आ चुका था। अब लिंगडोंग भी इसे लेकर के ईस्टर्न जुआन रीजन लौट सकता था। इनके एल्डर्स ने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बना दिया था। किंग टान सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझाकर, खास करके जो इसके 2 करीबी लोग थे, एल्डर चैन वगैरह, ये यहाँ से निकल जाती है। सभी लोग इसे गुड बाय बोलते हैं और ये तीनों अब यहाँ से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में एंटर कर गए थे। फॉर्मेशन के अंदर भी ट्रैवल करने के बावजूद इन्हें 3 दिन लग जाते हैं और ये ईस्टर्न जुआन रीजन में एंटर कर चुके थे। यहाँ से ये फ्यूचर में ट्रैवल कर सके तो यहाँ पर ये एक फॉर्मेशन बना के छोड़ देते हैं कि यहाँ से एंटर करेंगे तो सीधा डार्कनेस सिटी ही निकलेंगे। पर यहाँ पर आने के ये लोकेशन थोड़ा ही अलग दिखता है। किंगजू देखती और कहती शायद ये यूनिक डेविल रीजन है। ये वही रीजन था जहाँ पर युवान गेट के लोगों ने जब ये यहाँ पर था तो इस पर अटैक करके इनके तीनों भाइयों को मजबूर किया था यहाँ से भागने पर।
फिर इसे याद आता है कि अरे यहाँ पर तो वो एल्डर फेंटियान भी है जिन्होंने मुझे वो ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन वाला अटैक दिया था, और यहाँ पर एक हीमो जनरल शायद सील्ड है। अब ये तीनों एल्डर फेंटियान जहाँ पर थे उसकी तरफ बढ़ते हैं। 1-2 मिनट के अंदर ही ये 1000 मील दूर आ चुके थे। 10 मिनट के अंदर ये डीपेस्ट पार्ट ऑफ डेविल रीजन में एंटर कर चुके थे, और एक के बाद एक इन्हें पुरानी यादें अब ताजा होने लगती हैं। और दूर के एक पहाड़ी पर इन्हें एक वोल्केनो टाइप जगह दिखता है, और वहां पर एक स्टैचू लाइक फिगर बैठे हुए थे। ये थे ओल्ड घोस्ट फेंटियान। लिंगडोंग इस स्टैचू को झुककर प्रणाम करता है और एल्डर बोलता है अब शायद इसका स्ट्रेंथ फेंटियान से ज्यादा था, और अभी भी वो जो उन्होंने पिल दिया था अपने लाइफ फोर्स को इकट्ठा करके, उसे लिंगडोंग याद रखा हुआ था। और कॉल्ड्रन भी। किंगजू पूछती है ये एल्डर तो शायद मर चुके, क्या हम इन्हें बचा पाएंगे? पर लिंगडोंग कहते हैं इनका सिचुएशन थोड़ा अलग है। इन्होंने अपने को ज़ॉम्बी टाइप बना लिया, न तो जिंदा है न तो मरे हैं, यानी पूरी तरह से नहीं मरे हैं, तो इन्हें बचाया जा सकता है। और फेंटियान ने इसे कहा भी था कि जब तुम रिइंकार्नेशन में पहुंच जाओ तब मेरे पास आना। हालांकि लिंगडोंग अभी भी रिइंकार्नेशन में नहीं था, पर इसकी मेंटल एनर्जी सुप्रीम सिंबल मास्टर पर थी, जो कि रिइंकार्नेशन के बराबर मानी जा सकती है। और प्लस इसका संसारा लेवल भी हल्का सा रिइंकार्नेशन को टच कर चुका था। लिंगडोंग देखता है कि एल्डर फेंटियान ने बॉडी में डेथ की है, लाइफ की इनका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर इन्हें जगाना है तो इनकी बॉडी में लाइफ की उतना डालना पड़ेगा। और लिंगडोंग कहता है कि एल्डर फेंटियान, लास्ट टाइम आपने अपना लाइफ की दिया था और इस बार मैं दूंगा आपको। ये अपनी युवान पावर को रिलीज करता है, और इस युवान पावर में जिसमें कि लाइफ की और डेथ की मिक्स थे, लाइफ की को अलग करता है, एकदम प्योर लाइफ की, और इस पावर को ये ओल्ड मैन फेंटियान की बॉडी में भेज देता है। फेंटियान के बॉडी में जो डेथ की था वो भी काफी डेंस था, तो दोनों अब एक दूसरे से मर्ज होने लगते हैं। और साथ में ये अपने मेंटल एनर्जी से फेंटियान की बॉडी को सपोर्ट दे रहा था। इस प्रोसेस में आधा दिन निकल जाते हैं। साथ में इसने जो रिइंकार्नेशन विल था इसके पास, डेवोरिंग मास्टर का, वो भी पावर यूज करता है। फेंटियान भी पास्ट में रिइंकार्नेशन को बस टच किए थे, रिइंकार्नेशन से ये भी एक स्टेप दूर ही थे जब मारे गए थे या यहाँ पर सप्रेस किए थे। और डेवोरिंग मास्टर के विल के कारण अब शायद ये रिइंकार्नेशन स्टेज में भी एंटर कर जाए, तो लाइफ और डेथ के मिलकर एक पिल का निर्माण करता है, और फेंटियान इनकी ऑरा बढ़ना शुरू होती है। फाइनली ये अपनी आंखें खोलते हैं, और जैसे इनकी आंखें खुलती हैं इनको एक स्माइलिंग फिगर सामने दिखाई देता है। फेंटियान देखकर कहते हैं तुम। इन्हें कुछ अब ये बातें याद आ रही थी, और लिंगडोंग कहता है एल्डर फेंटियान, मैं जूनियर लिंगडोंग हूँ, आपसे 3 साल पहले मिला था। उसके बाद लिंगडोंग इन्हें बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन भी दिखाता। अब इन्हें जाकर याद आता है तुम तो वही बंदे हो। इन्हें विश्वास नहीं था ये बंदा जो उस समय निर्वाणा लेवल पर था इतने कम समय में इनको भी सरपास कर चुका है बेसिकली। और ये इनसे कहता है हालांकि मैं रिइंकार्नेशन में पहुंचा नहीं, पर मैं आपकी मदद करने के लिए आ गया कि मेरे पास उतना स्ट्रेंथ था कि मैं आपको जगा सकूं। फेंटियान भी इसे थैंक्स बोलते हैं क्योंकि लिंगडोंग ने इन्हें अभी जो पावर दिए थे वो पहले से भी ज्यादा थे। लिंगडोंग इनसे कहता है कि आप ज़ॉम्बी स्टेट से बाहर आ सकते हो क्योंकि आपके बॉडी में लाइफ और डेथ की बराबर पर पहुंच चुके हैं, और आप रिइंकार्नेशन भी जा सकते हो। फेंटियान कहते पर ज़ॉम्बी स्टेट से बाहर आना इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं रिइंकार्नेशन में नहीं था। लिंगडोंग कहता आप अपनी बॉडी को फील करिए। फेंटियान चौंक जाते। जब ये अपनी बॉडी को फील करते तो हैरान थे कि इनके बॉडी में रिइंकार्नेशन विल। लिंगडोंग बताता है ये रिइंकार्नेशन विल मुझे एक एल्डर से मिला था, हालांकि ये डेवोरिंग मास्टर का नाम नहीं बताता, तो मैंने इसका थोड़ा सा अंश आपको दिया है। फेंटियान इसकी आंखों में इस समय आंसू थे और ये काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, और ये कहते हैं कि यंग फ्रेंड फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़े मुझे याद करना। और इस समय इनके आसपास वो जो डेमोनिक ऑरा फ्रीज थे अब वो भी थोड़ा मूव करना शुरू कर दी। फेंटियान कहते यार वो ईमो जनरल ये भी अब जाग गया, पर ईमो जनरल ये इवॉल्व हो चुका था। लिंगडोंग हो या फेंटियान ये शॉक्ड थे क्योंकि ईमो जनरल अब ईमो किंग बन चुका था। फेंटियान कहते कि तुम लोग निकलो, शायद अब मैं भी इसे सप्रेस ना कर पाऊं। फेंटियान अब इसको सप्रेस करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी लिंगडोंग इन्हें रोकता है कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा, अभी मैं 7th किंग से फाइट करके आ रहा हूँ, और इसके जैसा ईमो किंग ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है जो कि जस्ट अभी किंग लेवल पर पहुंचा है। ईमो किंग लिंगडोंग को घूरता है और कहता है बकवास करना बंद करो। 7th किंग एंशिएंट मास्टर्स भी एक बार उनसे फाइट करने में संकोच करें, और तुम। लिंगडोंग अब कुछ बोलता नहीं है। अब ये तुरंत ही हैंड साइंस मूव करता है और आसमान में थंडरबोल्ट्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ईमो किंग बेवकूफ नहीं था, ये देखता है, ये समझ जाता है इस बंदे में कुछ तो बात है। ईमो किंग अब भागने को देख रहा था। लिंगडोंग स्माइल देता है, ये अपने हैंड साइंस को मूव करता है और ईमो किंग के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है, और वहां से 4 ब्लैक होल्स निकलकर इसे ट्रैप कर लेते हैं, और आसमान में से जो थंडरबोल्ट्स थे इसकी बॉडी पर एक के बाद एक गिरना शुरू कर देते हैं। चीखें इसके शुरू हो जाती। फेंटियान को भी भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि इनको मालूम था इन्होंने ईमो से बहुत फाइट किए थे। इवन रिइंकार्नेशन लेवल का बंदा इन्हें मारने से पहले सोचे, पर लिंगडोंग ने इस ईमो किंग को आराम से मार दिया था। फेंटियान कहते यार तुम्हें देख कर तो मुझे भी अब शर्म आ रहा है, तुम सच में काफी स्ट्रांग हो गए हो। पर ये सोच रहा था कि यार अगर ईमो किंग सील्ड है तो इनका स्ट्रेंथ कैसे बढ़ गया, नॉर्मली बढ़ता नहीं है, और ये जनरल लेवल से किंग लेवल पर गया कैसे, पर इसे अब समझ में नहीं आता। तो इस बात को इग्नोर मार के अंकल फेंटियान से पूछता है कि आप कहाँ जाओगे। ये बोलते हैं अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें फॉलो करूँ।
अब लिंगडोंग कहती कि मैं अपने लिन क्लैन की तरफ जा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ वहां पर चलिए और वहीं पर रहिएगा एक गेस्ट एल्डर बन करके, क्योंकि लिंगडोंग को मालूम कि फेंटियान स्ट्रांग है और थोड़े ही समय में वो इनकारनेशन में पहुंच जाएंगे तो लिन क्लैन की प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। इधर सीन शिफ्ट होता है और फेंटियान, लिंगडोंग और बाकी वो दोनों लड़कियां डेविल रीजन से बाहर निकल चुके थे और यहाँ पर इन्होंने जो एक टेलीपोर्टेशन बनाया था जो कि ग्रेट यान एम्पायर जता था, वहां पर ये खड़े थे और लिंगडोंग कहते चलो एंटर करते हैं। किंगटान को कोई प्रॉब्लम नहीं था, फेंटियान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर किंगजो वो लिंगडोंग को घूर रही थी और कहती कि मैं सुप्रीम प्योरिटी पैलेस वापस जा रही हूँ। लिंगडोंग भी इसे घूरता है कि तुम नहीं चल रही हो। किंगजो फाइनली बोलती कि तुम मुझे अपने घर ले जा रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो। लिंगडोंग भी समझ जाता है, मतलब ये इसके घर जाएगी तो एक तरह से वाइफ बन चुकी है। लिंगडोंग कहता है अगर तुम चलोगी तो मेरी पूरी फैमिली तुम्हारा स्वागत करना चाहेगी। तो किंगजू कहती पहले तुम अपने इमोशंस को शॉर्ट कर लो। कहने का मतलब कि किंगजू और वन वन दो हैं, तो क्या तुम दोनों को वाइफ बनाना चाहते हो? पर ये बात ये बोलती नहीं है और ये वापस लौट के जाने को सोचती है और कहती है वैसे भी तुम अब जेनिथ सेंसिंग आर्ट सीख चुके हो और मेरा प्योरिटी पैलेस उसे अभी भी मेरी जरूरत है, तो मैं ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकती हूँ। अब जैसे पलट के जा रही थी, लिंगडोंग सीधा इसके कमर को पकड़ ले और इसे अपनी तरफ खींच लेता है और ये कहता तुम मेरे साथ जुआन रीजन में गई, नॉर्दर्न में तुमने मुझे जेनिथ आर्ट भी सिखाया और मैं तुम्हें ऐसे जाने दूं? मैं वैसा बंदा नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए अब तुम्हें मेरे साथ यान एम्पायर चलना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें पर्सनली प्योरिटी पैलेस छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें अब तो जाने नहीं दूंगा। किंगजू स्ट्रगल करती पर ये अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। किंगटन ये सब देख रही थी। अब फाइनली ये भी शांत हो जाती और कहती यार ये इंसान, क्या ही बोलूं मैं इसे। अब इधर यान एम्पायर को दिखाया जाता जो पहले से अब काफी डेवलप हो चुका था और लिन क्लैन को दिखाया जाता। यहाँ पर टाइगर डेवोरिंग आर्मी के कुछ लोग थे, हालांकि लिटिल फ्लेम, ग्रैंडपा मार्टिन वगैरह डेमोनिक रीजन में लौट चुके थे, पर अभी भी इनके टीम्स थे यहाँ पर। और फिलहाल लिंगडोंग के फादर लिन क्लैन के अगले लीडर थे। कैपिटल सिटी के बीच में ऊपर में अभी 4 लोग दिखते हैं। डेवोरिंग आर्मी इन्हें देखकर सावधान हो जाती है, पर जैसे ये लोगों को देखते हैं यानी लिंगडोंग वगैरह ये से झुककर रेस्पेक्ट देते हैं। अब क्योंकि लिंगडोंग के फादर ट्राइब लीडर थे तो ये लिंगडोंग को जूनियर ट्राइब लीडर कहते हैं। लियू यान इसकी माँ जो थी अब काफी खुश थी और लिंग जायो ये भी स्माइल दे रहे थे। किंगटन जो कि लिंगडोंग के पीछे छिपी हुई, उसे लियू यान देख ये भी अब सामने आ गई और मम्मी पापा ऐसा करके थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। इसको मालूम था कि अगर मैं रोऊंगी नहीं तो लियू यान इसे पक्का डांटेगी। लियू यान फिर भी इसे हक तो कर रही थी पर गुस्सा करती, कितने साल से तुम गायब थी और एक मैसेज भी नहीं भेजती थी। फिर ये अपने फादर से गले मिलती है। ये भी इसको थोड़ा डांटते हैं। डांट तो रहे थे पर इनके भी चेहरे पर एक स्माइल था। फिर ये कहती है इसकी माँ मतलब कि अगली बार से अगर गई तो तुम्हारा बड़ा भाई इस बार तुम्हें पक्का पनिश करेगा। किंगटन माफी मांगती कि मैं अब सीख गई हूँ, ऐसा अब मैं कभी नहीं करूंगी, कि जब भी जाऊंगी आपको बता के जाऊंगी। लियू यान जो कि किंगटन को हक कर रही थी, उनकी नजर फाइनली किंगजू पर पड़ती है और इसे देखकर ये थोड़ा चौंक जाती है। किंगजू इस समय अपने वो मास्क जो ये पहने रहती है उसे हटा कर थी और लियू यान वैसे भी इसे पहचानती थी। ये अपने हाथों से लिंग जायो को इशारा कर रही है, वो भी समझ जाते हैं। लिंग जायो भी कहते हैं तो तुमने इस बार गेस्ट लाया हुआ है, इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे? लिंगडोंग अब बोल नहीं पाता है। किंगजू के चेहरे पर भी थोड़ा सा वो ब्लश या एम्बैरेसमेंट आप बोल सकते हो, साफ देखा जा सकता था। अब किंगजू इन्हें अपना नाम बताती है और ग्रीट करती है और इस समय तो लिन क्लैन के जो लोग कुछ तो पेड़ पर चढ़ के इस सुंदर परी को देख रहे थे। कुछ लोग तो समझ गए थे कि बिग ब्रदर लिंगडोंग इसे लेकर आए, मतलब ये उनकी वाइफ है। किंगजू जब ये सब बातें सुनती तो इनका भी चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है और लिंगडोंग को एक लुक देती है और लिंग जायो जो भी गार्ड्स वगैरह इधर देख रहे थे उन्हें यहाँ से भगा देते हैं। लिंगडोंग अब बस एकदम हेल्पलेस ही फील कर रहा था क्योंकि लियू यान इस समय किंगजू से काफी प्रभावित थी और दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे और ये भी इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। और इस समय लिंगडोंग को दिखाया जाए इसके आसपास लिंग जिया, लिन होंग, लिन शान और लिन चांगकियांग थे। ये सब इसके कजिन ब्रदर और सिस्टर्स वगैरह थे। लिंग जिया भी इसे ध्यान से देख रही थी क्योंकि ये बंदा पास में कितना वीक था और उसके बाद ये सभी अपने कजिन ब्रदर सिस्टर से गले मिलता है। लिन होंग और लिन शान ये तो हमेशा से बचपन से लिंगडोंग से फाइट करते थे, पर अब वो बात नहीं थी। और वो जो लड़का था लिन चांगकियांग जो कि किंगटन को पसंद करता, वो अभी भी पहले जैसा ही था, पर लिंगडोंग के साथ इनका रिलेशन अब इम्प्रूव हो चुका था। ये चारों मिलके बातें करते हैं। किंगजू जो कि लियू यान से बातें कर रही थी बीच बीच में खिड़की से बाहर लिंगडोंग को देखती है और ये देखती है कि लिंगडोंग इन चारों पांचों लोगों से जब बात कर रहा है तो ये काफी खुश है। लियू यान जब ये देखती तो किंगजू को मिस किंगजू कहती है, तो किंगजू कहती है कि आप मुझे बस किंगजू बुलाइए। लियू यान अब इससे पूछ कहीं तुम्हें डोंगेर परेशान तो नहीं करता है? अगर करता है तो मुझे बता सकती है, मैं उसे बताऊंगी अच्छे से। फिर ये सुनकर के किंगजू कुछ इन्हें बताती तो नहीं है, बस मन ही मन लिंगडोंग को गालियां दे रही थी। अब इधर फेंटियान का भी परिचय लिंग जायो वगैरह सभी से हो जाता है। लिंगडोंग भी काफी खुश था, दोपहर में थोड़े देर सोता भी है। रात के टाइम ये लेटा हुआ था और अपनी मेंटल एनर्जी को एक्सपैंड करता, पर एक फैमिलियर फ्लक्चुएशन ये दूर में फील करता है लकड़ियों की तरह। और एक तालाब के पास एक लड़की बैठी हुई, ये थी लिन केयर
जो कि यान सिटी में लिंगडोंग से पहली बार मिली थी। और जब लांग टियान इसे सप्रेस करता था तो यही इसे प्रोटेक्ट करती थी। और लिन केयर इस समय ट्रेनिंग कर रही थी अपने मेंटल एनर्जी को, और ये भी हेवन सिंबल मास्टर के पीक पर थी। और एक स्टेप अगर ये आगे गई तो इनिशियल डिवाइन सिंबल मास्टर बन सकती थी, और इसका भी प्रोग्रेस काफी अच्छा माना जा सकता है। लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी से इसके मेंटल एनर्जी को कवर कर लेता है। केयर यानी लिन केयर थोड़ा चौंक जाती है इसका मेंटल एनर्जी स्केप करने को देखते, पर अब ये फील करी कि जो लिंगडोंग का मेंटल एनर्जी इसके मेंटल एनर्जी को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर, यानी कि बढ़ने में मदद कर रहा है। और फाइनली इसके वजह से ये डिवाइन सिंबल मास्टर लेवल पर पहुंच जाती है। फाइनली मतलब हल्का से बोलती है लिंगडोंग, और इसके बारे में सोचती है कि ये बंदा पहले कितना वीक था और कितने कम समय में ये इस लेवल पर पहुंच चुका है। अब इधर लियू या लिंगडोंग से बात करती है कि किंगजू एक अच्छी लड़की है और मुझे भी पसंद है। लिंगडोंग एम्बैरेसमेंट तो फील कर रहा था पर कुछ बोलता नहीं। फिर ये पूछती कि तुमने हुआन उसको क्यों नहीं लाया। लिंगडोंग हंसने लगता है कि मेरी माँ भी अब मुझे परेशान करी, एक तो संभल नहीं रही है और दो को, और दोनों लड़कियां काफी प्राउड नेचर की। इसकी माँ इसके थोड़े मजे लेती है कि तुम काफी पॉपुलर हो गए हो। इसकी माँ को एक चीज और मानना, क्योंकि किंग टान लिंगडोंग की असली बहन थी नहीं, इन्होंने इसे कहीं किसी जंगल से पाया था, तो वो भी शायद लिंगडोंग को पसंद करती थी, पर लिंगडोंग हमेशा से उसे छोटी बहन मानता था। और कुछ दिन बीत जाते हैं। किंगजू कभी भी इस समय प्योरिटी पैलेस जाने को बोलती नहीं है, और ये लगातार लियू यान से बातें करती रहती थी, पर ये समय थोड़े समय तक ही चलता है। लिंग जायो लिंगडोंग को बुलाते हैं। लिंग जायो से कहते हैं तुम्हें ग्रेट डेजोलेट प्रोविंस में जाना पड़ेगा। लिंगडोंग पूछता है क्यों। लिंग जायो से बताते हैं जो दो ग्रेट डेजोलेट प्रोविंस वो पहले से थोड़ा अलग है। लिंगडोंग जब किंग यान टाउन को छोड़ा, यानी अपना पहला घर, तो ये सबसे पहले ग्रेट डेजोलेट प्रोविंस में ही गया था, और इसी के आसपास या ग्रेट वेस्टलैंड एंशिएंट रीजन में ये जगह आता है जहाँ से लिंगडोंग को डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल भी मिला था। अब ये बताते हैं कि फिलहाल अगर तुम देखोगे हमारे ग्रेट यान एम्पायर में एक हमारा लिन क्लैन स्ट्रॉन्ग है, बाकी वो जो वांग क्लैन वगैरह है वो तो खत्म ही हो गए, पर दूसरा है ये ग्रेट डेजोलेट प्रोविंस का ईगल सेक्ट, जो कि यान सिटी के नॉर्दर्न रीजन में है। और ये बताते कि ये ईगल सेक्ट 5 साल पहले उतना कुछ था नहीं, पर इसका जो वॉरियर्स अचानक से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और वहाँ पे एक ईगल मार्शल डोजो है। लिंगडोंग को याद आता है कि उन लोगों की इसने हेल्प की थी। ये भी सोचता वो लोग इतने जल्दी कैसे पावरफुल हो गए। तो ये बताते हैं कि जो ग्रेट वेस्टलैंड एंशिएंट टैबलेट जहाँ पर तुम गए थे, वहां से इन लोगों को इनहेरिटेंस मिला था, तभी से इनका पावर बढ़ गया। और फिलहाल जो ईगल सेक्ट की करंट मास्टर है एक वुमन है जिसका नाम जियांग जू है। अब इसे याद आता है इस लड़की को कि ये वही लड़की जो अपने क्लैन के प्रोटेक्शन के मतलब इसके साथ सोने को तैयार थी। तो ये तैयार हो जाता है वहां पर जाने के लिए, और लिंगडोंग यहाँ पर अकेले जाने को सोचता है। अब ये काफी तेजी से ग्रेट डेजोलेट प्रोविंस की तरफ निकल जाता है। इसको रास्ते में कई सारे झंडे दिखते हैं जिन पर ईगल का साइन बना हुआ था। आगे बढ़ते बढ़ते इसे एक फैमिलियर स्टोन टैबलेट दिखता है जिस पर लिखा हुआ था ग्रेट डेजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर। यही उसका मास्टर कार्ड था पहले में, ट्रम्प कार्ड, जिसे लिंगडोंग यूज करता था लोगों से फाइट करने में। और ये जो ऑब्जेक्ट था ईगल सेक्ट एक सैक्रेड यानी पवित्र जगह बन चुका था। और जब इस एंशिएंट टैबलेट के सामने प्रकट होता है तो इसे एक वुमेन दिखती है येलो ड्रेस में। ये हाथों में चाय पी रही थी लेके, और किसी ख्यालों में साथ खोई हुई थी। इसके बगल में इसके फादर भी खड़े थे। इसके फादर इसे समझा रहे थे तुम काफी स्ट्रांग हो गई हो, और हमारा जो ईगल क्लैन था तुमने उसे काफी स्ट्रांग कर दिया, पर अब तुम्हें अपने भी मैटर्स के बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हें शादी कब करना है। इसके फादर जियांग ली थे। जियांग जू कहते ये मैटर कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जियांग ले स्माइल करते और कहते लगता है तुमने अपना दिल बहुत पहले ही किसी को दे दिया था। ये भी थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील करती है। जियांगली इससे कहते हैं मुझे मालूम है कि वो लिंगडोंग है, और तुम्हें ये भी पता चल चुका है कि वो फिलहाल इंपीरियल सिटी में यानी कि यान सिटी में है। और उसके फादर भी कहते कि वो लड़का वो एक चील है जो कि बस उड़ना पसंद करता, कोई बंदिश है उसे बांध नहीं सकती। अब ये दोनों बात कर रहे थे तभी इन्हें एक आवाज आती है। कुछ लोग बोलते हैं सेक्ट मास्टर कोई हमारे एरिया और खास करके हमारा जो ग्रेट वेस्टलैंड का एंशिएंट टैबलेट है वहां पर प्रवेश कर गया। जियांगजू का एक्सप्रेशन बदल जाता है। ये तुरंत ही अपने डिसाइपल्स वगैरह से कहती है कि सिटी को सील कर दो और फॉर्मेशन को एक्टिव कर दो। जियांगजू भी अब वहां पर पहुंच जाती है स्टोन टैबलेट के पास। स्टोन टैबलेट के पास खड़े उस बंदे से पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन है। लिंगडोंग पलटता है और एक स्माइल देके कहता है बहुत लंबा समय हो गया मिस जियांगजू, उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। जियांगजू इस समय कांप सी जाती और एक ही जगह पर मानो फ्रीज हो जाती है। ये फाइनली बोलती है कि तुम वही लिंगडोंग हो। अब लिंगडोंग नाम सुनते हैं इसके सेक्ट के लोग भी जानते थे, तो ये आश्चर्यचकित हो जाते कि ये वही लेजेंडरी लिंगडोंग है जिसने कि एक सुपर सेक्ट को अकेले उड़ा दिया है। कल जियांगली भी आ जाते हैं, ये भी काफी खुश थे। इधर जियांग जू के चेहरे पर एक अलग ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे कि मैंने इतना कुछ अचीव किया पर तुम्हारी नजर में ये भी शायद काफी कम होगा। जियांगजू कहती है शायद अब तुम्हारा जो स्टेटस है वो तुम तो अब हमें भूल भी चुके होगे। लिंगडोंग कहते आप ही लोगों की मुझ पर उस समय कृपा थी, अगर मैं उस घने जंगल में खो गया होता तो शायद आज यहाँ पर पहुंच भी नहीं पाता, और आप लोगों ने मुझे 1-2 रात की शरण दी थी।
मैं कैसे भूल सकता हूँ। और लिंगडोंग कहता है कि मेरे फादर ने बोला कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और लिंगडोंग पूछता, तो आप लोगों के बीच में और ये जो वेस्टलैंड टैबलेट है, एंशिएंट टैबलेट, उसके बीच में क्या रिलेशन है? जियांगली बताते हैं, तुम जब यहाँ से चले गए, जब वो इनहेरिटेंस हासिल किए थे तुमने, उसके बाद अगली बार जब ये जगह खुला तो जियांगजू वहाँ पर गई थी, तो उसे एंशिएंट टैबलेट के स्पिरिट ने इनहेरिटेंस दे दिया और इसकी वजह से हम लोग काफी स्ट्रांग हो गए। लिंगडोंग भी इस बात से आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जब ये गया था तो इससे भी स्पिरिट का इनहेरिटेंस नहीं मिला, बस इसको स्पिरिट ने ग्रेट डेसोलेट हेवनली फिंगर वाला ही अटैक दिया था। अब लिंगडोंग इससे पूछता है, तो जो तुम्हारा ये एंशिएंट टैबलेट का प्रॉब्लम है उसके बारे में मुझे बताओ। अब ये बताती है कि जो टैबलेट का डोमेन है वो पहले से थोड़ा अलग दिखता है। लिंगडोंग को याद था कि इस जगह के जो प्रोटेक्टर थे उन्होंने इसको निर्वाणा पेल्स दिए जिसमें कि कर्स थे, और उन्होंने उसे भी रिलीज करके इसे दिया था। ये कैसे बोल सकता था? लिंगडोंग समझ जाते हैं कि वहाँ पर मेन प्रॉब्लम डेमोनिक की यानी यीमो का है, क्योंकि पहले वहाँ पर डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल हुआ करता था, जिसके वजह से मे बी यीमोज ने अटैक किया रहा होगा। और वो जो प्रोटेक्टर थे यहाँ के डेजोलेट टैबलेट के, वो मर चुके थे, फिर भी अपनी ऑरा से उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ये उन्हें एक स्ट्रांग वॉरियर की नजर से देखता था और इसे मालूम था कि अगर वो डेमोनिक की बाहर निकल गई तो पूरा डेजोलेट प्रोविंस तबाह हो सकता है। जियांगजू और जियांगली कहते हैं कि हमने बहुत से मेथड्स ट्राई किए पर उस डेमोनिक की को हम सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जो डेमोनिक की निकलती थी उससे यिन यिन न्यूट्रलाइज कर देती थी। लिंगडोंग चौंक जाता है, यिन यिन वो कैसे न्यूट्रलाइज कर सकती है डेमोनिक की को? यिन यिन कौन थी? तो जियांगजू की छोटी बहन, और फिलहाल वो उसी टैबलेट के अंदर ही है और उस डेमोनिक की को ये न्यूट्रलाइज करते रहती है। लिंगडोंग और भी ज्यादा चौंक जाता है कि डेमोनिक की को न्यूट्रलाइज करा, और वो छोटी बच्ची जो कि उस समय कल्टीवेशन भी नहीं करती थी। लिंगडोंग स्माइल करता है, इसको अब समझ में तो आ गया था कि वेस्टलैंड टैबलेट के अंदर कुछ तो बहुत बड़ा है। अब लिंगडोंग कहता है कि वेस्टलैंड टैबलेट को ओपन करो, मैं अंदर जाना चाहूंगा। लिंगडोंग अपने ऑरा से जियांगली अंकल और जियांगजू को कवर करता है और ये दोनों और यानी तीनों इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जाते ही ये ट्रेसेस ऑफ ब्लैक ऑरास को फील करता है और ये अंदर में एक आवाज सुन, दहाड़, जो कि पेन में था और काफी गुस्से में हाउल के डायरेक्शन में दौड़ते। वहां पर इसे प्रोटेक्टर दिखते हैं और वहां पर इन्हें एक ब्लैक फिगर भी दिखता है, और वहीं पर थोड़ी दूर में एक लड़की येलो ड्रेस में बैठी हुई थी और ये लड़की अपने ऑरा से इस डेमोनिक फिगर को प्यूरिफाई कर रही थी। ये थी यिन यिन। यिन यिन जब देखती है जियांगजू को तो थोड़ा सरप्राइज होती है और उसके बाद इसकी नजर अपने फादर से होते हुए उस बंदे पर पड़ती है और इसे देखते ही ये पहचान जाती है और कहती है, बिग ब्रदर लिंगडोंग, और ये खुशी से लिंगडोंग की तरफ दौड़ती है। पर लिंगडोंग इसके फोरहेड पर एक मार्क देखता है और ये हैरान हो जाता है, क्योंकि एक रिनकार्नेशन सील था। मतलब यिन यिन किसी की रिनकार्नेटर है, जैसे कि हुआन आइस मास्टर की है, कुछ वैसे ही। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर